नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है हमारे खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी को। मलय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी, स्वागत श्रोताओं का। मलय जी, जिस तरह से मिस्र के काहिरा में भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है निशानेबाजी में, क्या लगता है इस टूर्नामेंट में भारत को और भी बहुत कुछ मिलने वाला है? अभी 23 फरवरी तक ये जारी रहेगा टूर्नामेंट, और जिस तरह से भारत के निशानेबाज निशाना साध रहे हैं और 2 स्वर्ण पदक आज मिले हैं और उसके पहले एक कांस्य पदक मिला है, तो मुझे तो उम्मीद है कि जो ये पूरी टीम गई है भारत की, वो कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगी। इससे भी अधिक मेडल मिलने की उम्मीद मुझे लग रही है। बिल्कुल, और भी जो खबरें हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे। अब तक की जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। मिस्र के काहिरा में विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने आयरलैंड को 156 रन का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतिम 2 क्रिकेट टेस्ट मैच और 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। सबसे पहले निशानेबाजी। मिस्र के काहिरा में विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को ये सफलता मिली। भारत के नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल की टीम ने फाइनल में हंगरी के एस्टर डेनिस और स्टेवान पेनी को 6 के मुकाबले 16 अंकों से पराजित कर एयर राइफल मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत की रिधम सांगवान और वरुण तोमर ने सर्बिया के जोराना अरोनोविच और डेमिर मिकेक को 10 के मुकाबले 16 अंक से हराया। 42 देशों के 340 निशानेबाज काहिरा में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में कुल 30 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विश्व कप काहिरा का समापन 23 फरवरी को होगा। तो जिस तरह से आज भारतीय टीम को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, दोनों ही मिक्स टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक मिला है राइफल में और दूसरा पिस्टल में, क्या कहेंगे इनकी सफलता पर? देखिए, 18 वर्ष के हैं रुद्रांश पाटिल और ये दिसंबर 2022 में, मतलब 2 महीने पहले, विश्व के नंबर 1 निशानेबाज बने थे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त दुनिया में जो टॉप 3 थे, उनमें पहली बार भारत के कोई निशानेबाज टॉप 3 में उस समय आए थे। तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपने साथी के साथ खेल का प्रदर्शन किया, तो मुझे लगता है कि भारत में जो आपने जो सवाल शुरू में पूछा था कि एक 34 सदस्यीय दल काहिरा गया है, और काहिरा में रुद्रांश ने तो इससे पहले भी अक्टूबर महीने में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और जीता था स्वर्ण पदक। तो ये जो दल गया है, इससे काफी मनोबल इसका बढ़ेगा। जो 2 स्वर्ण पदक आए हैं, उसमें एक ने अपना जो कांस्य था उसका पदक का रंग आज बदला है। आज डबल्स में उसने पदक का रंग बदला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय निशानेबाजी में जो एक जगमगाता हुआ दीपक टिमटिमाने लगा था धीरे धीरे, उसमें फिर से नई जान डाली है इन दोनों ने। बिल्कुल नई जान डाली है। और भारत का जो निशानेबाजी का पावर हाउस है, उसको देखकर जो दुनिया के दूसरे देश हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में कहीं थोड़ा सा खौफ पैदा होता होगा जब भारतीय निशानेबाज उतरते होंगे। बिल्कुल। अब देखिए, वरुण तोमर को, जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में कल जीता था ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, और उसके बाद उन्होंने जब मिक्स्ड टीम कंपटीशन हुई 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो उसमें स्वर्ण पदक जीत लिया। इसका मतलब है कि जो बिग मैच टेम्परामेंट होता है, जब बड़े मैच होते हैं, बड़े स्टेज पर आप जाते हैं, वर्ल्ड कप के लिए आप जाते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जो निशानेबाज अपने देश में बहुत ही अच्छी शूटिंग करते थे, वहां जाके वो विश्व पटल पर वहां नहीं चल पाते थे। अब वो स्थिति से उबरने में, और ये जो नई उम्र की नई पौध आई है, जो कि निशानेबाजी में एक नई उम्मीद लेकर आई है, तो इससे लगता है मुझे कि सुनहरा भविष्य भारत का जो कहा जाता था निशानेबाज में है, वो वाकई सुनहरा हो सकता है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब अंतिम रिजल्ट्स आएंगे, तो उनमें भारत की जो पोजीशन है वो काफी ऊपर होगी।
रुक करते हैं क्रिकेट का। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने आयरलैंड को 156 रन का लक्ष्य दिया है। ग्रुप बी के अंतिम लीग मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 56 गेंद में 87 रन की शानदार पारी खेली। आयरलैंड की ओर से लॉरा डिलेनी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में आयरलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में 2 विकेट पर 23 रन बना लिए थे। तो सुनते हैं चंद्रिका की रिपोर्ट। ग्रुप बी के अंतिम लीग मैच में भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए आज का मैच अच्छी रन रेट के साथ जीतना बहुत जरूरी होगा। भारत आज का मैच जीत जाता है तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड के बाद दूसरी टीम भारत की होगी। भारत ने अब तक खेले गए 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है और वहीं एक मैच में इंग्लैंड से हार का सामना भी करना पड़ा था। भारत के 3 मैच से 4 अंक हैं। आयरलैंड का टूर्नामेंट में अभी खाता नहीं खुला है, उसे अपने तीनों लीग मैच में हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने अपने अंतिम लीग मैच में पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को अभी बनाए रखा है। वेस्टइंडीज के 4 मैच से 4 अंक हैं। पाकिस्तान को अपना अंतिम लीग मुकाबला इंग्लैंड के साथ खेलना है। इंग्लैंड 3 मैच से 6 अंक लेकर पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है और पाकिस्तान 3 मैच से 1 में जीत के साथ 2 अंक लेकर चौथे स्थान पर है और उसे अपने स्थान में परिवर्तन करने के लिए इंग्लैंड पर अच्छे रन रेट से जीत हासिल करनी होगी। कुल मिलाकर सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए अब तक भारत, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के पास विकल्प खुले हुए हैं। चंद्रिका जोशी, स्पोर्ट्सकर। सबसे पहले आज के मैच की बात करें। आज के मैच में भारत को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, लेकिन 156 रन का लक्ष्य जो भारत ने दिया है आयरलैंड को, उसके कितने करीब तक जा सकती है उनकी टीम? देखिए, आयरलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम तो नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारतीय टीम बीच में कई बार ऐसा लगा कि दबाव में आ गई। 155 रन जो बने और अंत में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, मुझे लगता था कि 170 का आंकड़ा पार हो जाएगा, मगर जो धड़ाधड़ विकेट गिरे, एक बार हरमनप्रीत गई डेलनी की गेंद पर, ऋचा घोष गई और ऋचा घोष आप जानते हैं कि ये सनसनीखेज उनकी वो एंट्री हुई है क्रिकेट में। उनसे उम्मीद किया जाता है कि बहुत अच्छा खेलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर जिस तरह से रॉड्रिग्स ने संभाला स्थिति को, कुछ हद तक 19 रन उन्होंने जोड़े और अंतिम गेंद पर आउट हुई, वो भी रन लेने के चक्कर में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मृति मंधाना की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि चौके छक्कों की बरसात इस तरह से उन्होंने की, 9 चौके 3 छक्के और 150 से ऊपर 155 के आसपास का स्ट्राइकिंग रेट। तो 2020 में जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा की जाती है, उसी तरह की बल्लेबाजी स्मृति से करके दिखाए। लेकिन अगर आप देखें तो शुरुआत की 2 झटके जो लगे हैं आयरलैंड को, उसके बाद फिर से पांव जमाने में लगी हैं आयरलैंड की दोनों बैट्समैन जो हैं, एमी हंटर और गेवी लुइस नॉट आउट हैं, एमी हंटर आउट हो चुकी हैं और प्रेंडरगास्ट आउट हो चुकी हैं। तो डेलनी अभी हैं और लिविस हैं, और लिविस बहुत तेज गति से रन बना रही हैं। 17 गेंदों में अभी तक उन्होंने 23 रन बनाए हैं। तो भारत को कहीं न कहीं इन पर अंकुश लगाना होगा, मगर वर्तमान जो स्थिति अभी लग रही है मुझे, उसमें ये कि जो आयरलैंड की स्थिति है वो भारत का पलड़ा सचमुच भारी है, क्योंकि वर्तमान रन रेट 7.33 है और ऐसे में ये लक्ष्य को पार करना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन अगर आयरलैंड के विकेट बचे रहे तो, अगर भारत की गेंदबाजों ने अगर आयरलैंड के विकेट चटका दिए, एक के बाद एक 2-3 विकेट भी गिर गए, तो समझिए कि भारत के कब्जे में मैच आ गया। लेकिन ये तो भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो इंग्लैंड से हारने के बाद यहां आयरलैंड को हराना उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के साथ शेष 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों और 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी। टेस्ट टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। केएल राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान पद से हटा दिया गया है। बोर्ड ने 2 अंतिम टेस्ट मैचों के लिए किसी को भी उपकप्तान नहीं बनाया है। तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए टीम में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा एक दिवसीय टीम में भी रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, लेकिन पहला एक दिवसीय मैच जो खेला जाएगा उसमें रोहित शर्मा अनुपस्थित रहेंगे और उनकी अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आगामी 2 टेस्ट और एक दिवसीय मुकाबलों के लिए विश्राम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह को विश्राम देना और पहले एक दिवसीय मैच में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति किस तरह देखते हैं? देखिए, बुमराह फिट नहीं है अभी तक।
बुमराह को जो चोट लगी थी उससे उबर पाने की कोशिश उन्होंने की है, पूरी तरह से टीम लगी हुई है, डॉक्टरों की टीम उनके साथ लगी हुई है, लेकिन अगर खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं है तो फिर बुमराह जैसे खिलाड़ी के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जोखिम उठाना सही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये सही फैसला है। लेकिन जो और भी मुझे एक फैसला जो अच्छा लगा वो ये कि 2012 में डेब्यू हुआ था जयदेव उनादकट का, और सौराष्ट्र के लिए वो खेलने आए। जब सौराष्ट्र और बंगाल का उनको रिलीज किया गया, रणजी फाइनल अभी हुआ और उसमें सौराष्ट्र को जिताने का सारा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने उनादकट ने 9 विकेट लिए उस मैच में, तो उनको फिर से बुलाया गया है, टेस्ट मैच में भी बुलाया गया है और उनको वनडे में भी बुलाया गया है। तो ये सिद्ध करता है कि अगर आप कठिनाइयों के बावजूद परिश्रम करते रहें और लगातार अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश में रहें तो कभी न कभी आपको टीम में जगह मिलती ही है। रुक करते हैं कुश्ती का। शीर्ष भारतीय पहलवानों ने बड़ी प्रतियोगिताओं से हटना जारी रखा है और अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने दूसरी रैंकिंग सीरीज इब्राहिम मुस्तफा टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तो सुनते हैं मुदिता की रिपोर्ट। 1 महीने में यह दूसरा मौका है जब विनेश, बजरंग, रवि दहिया, दीपक पुनिया, अंशु मलिक, संगीता फोगाट और संगीता मोर ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में 23 से 26 फरवरी तक होगा। ये शीर्ष पहलवान इससे पहले जागरेब ओपन से यह कहकर हट गए थे कि वे प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का कामकाज देख रही दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम की अगुवाई वाली निगरानी समिति ने इस टूर्नामेंट के लिए 27 भारतीय पहलवानों के दल को स्वीकृति दी है। ये प्रतियोगिता सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2023 और सीनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में बेहतर वरीयता के लिए रैंकिंग अंक हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। भारतीय टीम में 9 फ्री स्टाइल पहलवान, 8 महिला पहलवान और 10 ग्रीको रोमन पहलवानों को जगह मिली है। इसके अलावा 16 कोच और सहयोगी स्टाफ टीम का हिस्सा हैं। अब तक विश्व चैंपियनशिप के 9 मौजूदा और पूर्व स्वर्ण पदक विजेताओं ने दूसरी रैंकिंग सीरीज के लिए पंजीकरण कराया है। मुदिता, स्पोर्ट्स स्कैन। रुक करते हैं फुटबॉल का। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को गोवा के मडगांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। टीमों के लिए ट्रेनिंग, मैदान और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण गोवा को इस प्रतिष्ठित मुकाबले की मेजबानी के लिए चुना गया है। प्ले ऑफ मुकाबले 3 मार्च से खेले जाएंगे। लीग शील्ड विजेता मुंबई सिटी FC, हैदराबाद FC, ATK मोहन बागान, बेंगलुरु FC और केरल ब्लास्टर्स FC पहले ही प्ले ऑफ में जगह बना चुके हैं। और बैडमिंटन की चर्चा करते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय बैडमिंटन टीम को संयुक्त अरब अमीरात में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में जीत पर बधाई दी है। श्री ठाकुर ने ट्वीट संदेश में भारत के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इस आयोजन में देश का पहला कांस्य पदक हासिल करने और आगामी सुदीरमन कप 2023 में जगह बनाने के लिए टीम की सराहना की है। निश्चित तौर पर सराहना करनी भी चाहिए क्योंकि भारतीय टीम ने इस तरह का उम्दा प्रदर्शन किया है। ये जो महाद्वीपीय टूर्नामेंट है उसमें भारत का ये पहला पदक है, तो अपने आप में एक मील का पत्थर है ये। और सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को कहां से पदक मिलता है, इसलिए भारत को भी मिला। और भारत की जो युगल जोड़ी है, जो डबल्स टीम है, उसने शानदार प्रदर्शन करके अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देकर जीत हासिल की। और जिस तरह से भारत के शुरुआती झटके लगे थे, आपको याद होगा HS प्रणय हार गए थे, उसके बाद PV सिंधु हार गई थी, उसके बाद युगल टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया था। ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी की जोड़ी थी युगल जोड़ी, फिर जिनटिंग और जो हाउडोंग को उन्होंने मात दी थी। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र की महिला युगल जोड़ी ने फिर जीत हासिल की थी। और सबकी निगाहें ईशान भटनागर और तनीषा क्रोस्टो की मिश्रित युगल जोड़ी पर लगी थी, लेकिन जियांग सेनबांग और वेई यानजियान ने जिन निर्णायक मैच में मजबूत साबित हुए, इन सब बातों के बावजूद भारत का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था हमारे खेल विशेषज्ञ मलय नीरव को। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स स्कैन टीम को दीजिए आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।